गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर आईपैक नोमेनक्लेचर दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो कैसे हम लोग उससे फॉर्मूला बनाएंगे। कल हम लोग सीखे थे कंपाउंड दिया हुआ है तो उसका आईपैक नोमेनक्लेचर लिखेंगे कैसे। आज सीखेंगे हम लोग कि अगर आईपीसी नोमेनक्लेचर दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो उसका फार्मूला कैसे लिखेंगे। जस्ट चेक किया जाए, देखा जाए। Write the formula for the following coordination compound. For the following coordination compounds. अब इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखना है। जैसे अब इसमें फर्स्ट दिया हुआ है पेंटाएमीन टेट्राएमाइन एक्वा टेट्राएमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये दिया हुआ है। ये दे दिया है नाम आईपैक ने, टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये आईपैक नेम दे दिया है। अब इससे हम लोग को फार्मूला लिखना है। अगर देखा जाए ये क्लोराइड बाद में लिखा है कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है ना, एनायन का नाम पहले लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है और काउंटर आयन एनायन है। अगर देखिए कैसे लिखेंगे हमको, पहले ये देखा सेंट्रल आइटम को पहले लिखेंगे, तो सेंट्रल आइटम क्या है, कोबाल्ट। यहां लिख दिया कोबाल्ट, ये हो गया कोबाल्ट। और लिखा है टेट्राएमीन। टेट्राएमीन का मतलब हो गया अमोनिया 4 टाइम्स, तो कोबाल्ट टेट्राएमीन क्लोराइड, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। क्लोराइडो हो गया। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, ये हो गया टेट्राएमीन एक्वा, लिखा नहीं टेट्राएमीन एक्वा मींस H2O, और तब लिख दिया क्लोराइड, ये हो गया। अब यहां लिखा है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। यहां कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन हम चेक करें, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर यहां 3 कर दिया जाए, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 कर दिया जाए, इसका क्या है
0 इंटू 4। अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। वाटर के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो वाटर का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा और क्लोराइड का 1 हो जाएगा, और पूरे बराबर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 नहीं, इस आयन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स आयन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा ये पूरे का। अब देखो ये इसका मतलब इस पे कितना चार्ज डेवलप होगा, तो +3, ये -1, बैलेंस कितना है +2 चार्ज ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज बनेगा वो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 और इस क्लोराइड की वैलेंसी 1। वही फार्मूला बनाने के लिए क्रिस क्रॉस रूल, इसकी वैलेंसी 2, क्लोराइड की वैलेंसी 1, यहां लिखें Cl, तो इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, ये हो जाएगा फार्मूला। इस तरीके से अगर दिया हुआ है कहीं कोई आईपैक नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, आईपैक नेम लिखा हुआ है, फार्मूला बनाने के लिए पूछे तो ये हम काम कर सकते हैं। एक दो और देख लिया जाए, फिर हम लोग आइसोमेरिज्म की बात सीखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म की बात सीखेंगे। एक और देखें एग्जांपल, ताकि कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए बातें। लिखा है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड, ये लिखा हुआ है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। अब इसका हम लोगों को ये आईपैक नेम है, इसका हम लोगों को फॉर्मूला लिखना है। अच्छा देखें, पहले लिखा है पोटेशियम केटायन, केटायन पहले है एनायन बाद में, तो आईपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग पहले किसको लिखना चाहिए केटायन, तो लिख लिया केटायन, यहां लिख दिया पोटेशियम, क्यों पोटेशियम लिखेंगे वैलेंसी बाद में लिखेंगे। फिर टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब एनायन है, कॉम्प्लेक्स आयन एनायन, तभी तो जिंक लिखा है। जिंकेट का मतलब जिंक, सेंट्रल एटम यहां पे जिंक है, जिंक। अब क्या लिखा है टेट्राहाइड्रोक्सो, टेट्राहाइड्रोक्सो का मतलब OH ग्रुप 4 टाइम्स है, और अब जिंक की वैलेंसी दिया हुआ है कितना, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, जिंक सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब बताइए कितना इस पे चार्ज आएगा, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2, -1 हाइड्रोक्साइड का होता है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ 4 हाइड्रोक्साइड आयन है, कुल बैलेंस कितना बनेगा +2। इसका मतलब सॉरी अब इसका बैलेंस कितना बच रहा है, तो बैलेंस बच रहा है ये बराबर कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आ गया ये -2 है, +4 से मतलब -4 से +2 जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज इस कंपाउंड इस कॉम्प्लेक्स आयन की वैलेंसी कितनी बच गई, -2 है, और यहाँ पोटेशियम लिखा हुआ है। फिर वही क्रिस क्रॉस रूल, पोटेशियम की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी -2, यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा। ऐसे लिख देने से इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया, ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम लोग अगर कहीं कोई आईपैक नोमेनक्लेचर दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसका हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म की।
आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म तो हम लोग पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो आइसोमेरिज्म क्या है हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, एक या एक से अधिक प्रॉपर्टी डिफर करे, तो उसको क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये क्लास 11 में पढ़े हैं हम लोग, चीज वही रहेगा यहां भी। तो लिखेंगे कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula but differ in properties। क्या कह रहे हैं? कहलाएंगे ये आइसोमर्स कहलाएंगे। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स। एंड फिनोमेना की बात करेंगे। जो फिनोमेना बनेगा, फिनोमेना होगा जो फिनोमिनॉन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। फिनोमेना कहलाएगा आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उसको कहेंगे आइसोमर्स। और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? आइसोमेरिज्म। क्लियर है? आगे बढ़ें। यहां कंपाउंड्स का मतलब आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने कंपाउंड का एक जनरलाइज बात हो गई। यहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हम पढ़ रहे हैं, तो यहां आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आप कह सकते हैं। आगे अब आइसोमेरिज्म की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आइसोमेरिज्म कह देंगे। और दूसरा हो जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो तरह का आइसोमेरिज्म हो जाएगा। पहला हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब मालूम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। तो यहां लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उसको क्या कहेंगे? कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों सेम रहेगा लेकिन सेंट्रल एटम से जो एटम या ग्रुप लिंक्ड हैं उनके स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा, तो उसको कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर इन अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम अराउंड सी। क्या कहा जाएगा? स्टीरियो आइसोमर्स। हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो जाएगा बट डिफरेंट क्या होगा? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम अराउंड सेंट्रल एटम डिफरेंट। सेंट्रल एटम के अराउंड जो सेंट्रल एटम के अराउंड जो ग्रुप या एटम जुड़े हुए हैं,
अगर उनके स्पेशल आर्गुमेंट में डिफरेंस, स्पेशल हम कह रहे हैं, स्पेशल नहीं कह रहे, स्पेशल मींस इन स्पेस, स्पेशल आर्गुमेंट में अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसको कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। और फिर हमने क्या कहेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स की बात करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप की बात करें। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने तरीके का होता है? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हम बात करें तो ये 4 टाइप्स के हैं। पहला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, तीसरा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, चौथा हो जाएगा सॉल्वेशन, और इसी को कहते हैं हाइड्रेशन, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। ये 4 टाइप्स के आइसोमेरिज्म हो गए। आयोनाइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, ये 4 टाइप्स के हो गए आइसोमेरिज्म। एक एक करके हम लोग चारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में क्या है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और ये कैसे आता है? तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म arises ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ काउंटर आयन विथ लिगेंड्स। कभी कभी होता क्या है कि काउंटर आयन पोटेंशियली एक्टिव होकर के एक या एक से अधिक लिगेंड को रिप्लेस कर देता है। इसका मतलब वो एक्सचेंज हो जाएगा, काउंटर आयन और लिगेंड के बीच एक्सचेंज हो जाएगा। लिगेंड काउंटर आयन की तरह बिहेव करने लगता है, काउंटर आयन की तरह बिहेव करेगा, और जो काउंटर आयन है वो पोटेंशियली एक्टिव होकर के लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो काउंटर आयन और लिगेंड के बीच एक्सचेंज की वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हम देख सकते हैं इट अराइजेस ड्यू टू exchange between counter ion and ligands और काउंटर आयन के बीच एक्सचेंज की वजह से ये आइसोमेरिज्म अराइज होता है। अब एक दो एग्जांपल हम लोग देख लें, क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बात करें जैसे देखें ये हो गया CO NH3 5
SO4 यहां हो गया Br और दूसरा CONH3 5 ये हो गया Br ये हो गया SO4 देखो ये दोनों का बॉन्ड है दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन कहां डिफरेंस है देखें यहां पे Br ब्रोमाइड आयन काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है यहां पे काउंटर आयन है और ये सल्फेट लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है होता क्या है ब्रोमाइड आयन पोटेंशियली एक्टिव होकर के सल्फेट आयन को रिप्लेस कर दिया है तो अब ब्रोमाइड आयन लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहा है और सल्फेट आयन काउंटर आयन की तरह बिहेव कर रहा है मतलब ये दो आइसोमर्स हैं ये आइसोमर्स अरेंज हुए ये आइसोमरिज्म अरेंज हुआ किस वजह से ड्यू टू एक्सचेंज बिटवीन काउंटर आयन एंड लिगेंड तो काउंटर आयन और लिगेंड के बीच एक्सचेंज की वजह से जो आइसोमरिज्म अराइज होता है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन आइसोमर और फिर हमने कह देगा आइसोमरिज्म तो पहला हम लोगों ने सीख लिया आयोनाइजेशन अब दूसरा आयोनाइजेशन पहला हो गया आयोनाइजेशन दूसरा लिंकेज आइसोमरिज्म की बात करेंगे लिंकेज आइसोमर्स क्या है लिंकेज आइसोमरिज्म की बात करेंगे ये किस वजह से अराइज होता है तो लिंकेज आइसोमरिज्म पहली बात करें लिंकेज आइसोमरिज्म ऐसे कंपाउंड्स में पाया जाता है जहां एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं कंपाउंड्स ना लिंकेज आइसोमरिज्म्स आर फाउंड इन द कंपाउंड व्हिच हैव एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कंडीशन है लिंकेज आइसोमरिज्म के लिए यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मस्ट हैव इनके पास होना चाहिए मस्ट हैव एम्बिडेंटेड लिगेंड्स ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पाया जाएगा जहां एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट हो वहां पे लिंकेज आइसोमरिज्म अराइज होता है अब ये लिंकेज आइसोमरिज्म है क्या लिंकेज आइसोमर्स है क्या अब इसकी बात करेंगे ये कैसे अराइज होता है तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में लिंकेज में डिफरेंस की वजह से होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में दो या दो से अधिक डिफरेंट डोनर एटम होते हैं एक कंपाउंड में एक एटम डोनर एटम की तरह काम करेगा दूसरे में दूसरा डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा तो लिंकेज में डिफरेंस की वजह से जो आइसोमरिज्म अराइज होता है उसको कहते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे इट arises due to difference between linkage it arises due to difference between linkage of ambidentate ligand एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के लिंकेज में डिफरेंस की वजह से अराइज होता है अभी जैसे हम लोग देख लें एक एग्जांपल देखना चाहें तो देख लें एक एग्जांपल यहां देख सकते हैं हम लोग
लिंकेज आइसोमेरिज्म का। जैसे है ये Cu NH3+5 NO2, यहां हो गया Cl2, एक कंपाउंड ये बनता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये। दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा CO NH3 अब लिख दिया ONO, यहां कर दिया Cl2। कहां डिफरेंस है? इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस कहां है? यहां पे इस कंपाउंड में सेंट्रल एटम कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन लिंक है, यहां पे नाइट्रोजन डोनर एटम का काम कर रहा है, जबकि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन नहीं ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहा है। यहां पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम से लिंक है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के लिंकेज में डिफरेंस की वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होगा उसको कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो हो गया हम लोग पढ़ लिए आयोनाइजेशन आइसोमेराइजेशन, लिंकेज आइसोमेराइजेशन, और अब पढ़ेंगे हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है? तो ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसमें केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, केटायन भी कॉम्प्लेक्स है, काउंटर आयन की बात नहीं, केटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसमें केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन हो और उन दोनों के बीच लिगेंड के एक्सचेंज की वजह से केटायन का लिगेंड एनायन के साथ, एनायन का लिगेंड केटायन के साथ एक्सचेंज कर जाए, उसके वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होगा उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मींस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म arises due to exchange of ligands between complex cation and complex anion। complex cation और complex anion के बीच लिगेंड्स के एक्सचेंज की वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होगा उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। हम लिख सकते हैं it arises due to exchange of ligands between, it arises due to exchange of ligands between complex cation and complex anion of a कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के बीच एक्सचेंज की वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होगा उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब आइए देखा जाए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल की बात देख लेते हैं।
ये देखिए, ये दो कंपाउंड याद है, यहां ये कैटायन हो गया, ये हो जाएगा एनायन, ठीक है, कैटायन एनायन, पहले कैटायन लिखते हैं, ये दोनों ऐसा ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स है, कैटायन पहले है एनायन बाद में। यहां देखिए, यहां कोबाल्ट के साथ अमोनिया लिगेंड्स की तरह काम कर रहा है, और यहां क्रोमियम के साथ साइनाइड लिगेंड्स की तरह काम कर रहा है, ठीक हुआ। अब एक्सचेंज हो रहा है दूसरा कंपाउंड बनने में, अब देखिए क्रोमियम के साथ ये अमोनिया लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा, क्रोमियम के साथ ये अमोनिया, और कोबाल्ट के साथ ये साइनाइड, ये दोनों एक दूसरे के एक्सचेंज होने से हुए, तो ऐसे कंपाउंड को कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे कोऑर्डिनेशन, ऐसे ऐसे आइसोमेरिज्म को कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, मतलब वो आइसोमेरिज्म जो कॉम्प्लेक्स किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के बीच लिगेंड के एक्सचेंज की वजह से अराइज होता है। अब हम लोग लास्ट आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, जो है सॉल्वेशन, और इसी को अगर यहां पे सॉल्वेंट वाटर आता तो हाइड्रेशन भी कहते हैं, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। सॉल्वेशन या हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि सॉल्वेंट दो फॉर्म में पाया जाता है, या तो सॉल्वेंट जैसे वाटर ही मान लें, या तो वाटर का एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल सेंट्रल आइटम के साथ लिगेंड्स की तरह काम कर जुड़े रहते हैं, या तो यहां पे सॉल्वेंट सेंट्रल आइटम के साथ लिगेंड्स की तरह जुड़े रहेंगे, या फिर कभी कभी ये मेयरली सॉल्वेंट के फॉर्म में भी पाए जाते, या तो सॉल्वेंट के फॉर्म में रहेंगे, या फिर कोऑर्डिनेशन का, या फिर सेंट्रल आइटम के साथ लिगेंड्स के फॉर्म में जुड़े होते हैं। तो इस सॉल्वेंट की एक्टिविटी की वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है उसको सॉल्वेशन कहते हैं या हाइड्रेशन कहेंगे। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल या तो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा या फिर लिगेंड्स की तरह बिहेव करता है, हम चेक कर सकते हैं। यहां सॉल्वेंट्स है, here solvent either acts as ligands or merely solvent, या तो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा या फिर लिगेंड्स की तरह काम करता है। इस वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होगा उसको कहेंगे सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म। जैसे देख लीजिए, देखें ये दो कंपाउंड है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहां क्या है
कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और क्लोराइड यहां आ गया। अब यहां ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में, सॉल्वेंट के फॉर्म में, जब क्रिस्टलाइजेस है उसके इंटरस्टेशियल स्पेस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहां देखिए, यहां लिगेंड्स की तरह काम कर रहा है, यहां सॉल्वेंट की तरह ये इंटरस्टेशियल स्पेस में पाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके डिफरेंट टाइप्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स, दो तरह के स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा हो जाएगा ऑप्टिकल। इन दोनों बात के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स, बाय।